गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कर रहे हैं यूनिट 2 का बैलेंस शीट। अकाउंट सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ठीक है, बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस, कल हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बैलेंस शीट, व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होता है स्टेटमेंट, ठीक है, ये नॉट एन अकाउंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होता है, ये किसी प्रकार का अकाउंट नहीं होता। अकाउंट कौन सा होता है? जैसे हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। तो बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? मुख्य तौर पे उद्देश्य क्या होता है बैलेंस शीट बनाने का? बैलेंस शीट बनाने का उद्देश्य होता है किसी भी बिजनेस की या किसी भी व्यापारी की हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सकते, फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं उसको। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन हमको किसी की कैसे पता चलती है? ठीक है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको किसी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सकती है? एक हम ये बोल सकते हैं कि जैसे बिजनेस है, आज हमको प्रॉफिट हो रहा है, कल हमको लॉस भी हो सकता है, कल हमको लॉस हुआ था, आज हमको प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल्स में ये फ्लक्चुएशन जो होते हैं ये आम होते हैं। पर अगर मैं बोलूं कि किसी भी बिजनेसमैन की मुझे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल करनी है, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमको किस चीज से पता चलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन हमको बैलेंस शीट से पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे पता चलेगी कि हमको मेन तौर पे क्या देखना होता है कि उसके असेट्स कितने हैं और उसकी लायबिलिटीज कितनी है। असेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। अब असेट्स और लायबिलिटीज इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट टू नो द असेट्स एंड लायबिलिटीज? ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज, हम अगर देखते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं स्टूडेंट कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज से हमको पता चलता है कि मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया है, लोन लिया है मैंने कितने का? 1 CR का, है ना। पर मेरे पास एसेट है, मेरी बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट है 10 CR। ठीक है, लाइबिलिटी है मेरे पास 1 करोड़ की और मेरे पास बिल्डिंग है 10 करोड़ की, राइट। तो ये बैलेंस शीट से मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो बिजनेसमैन है, ये जो बिजनेस है, ये साउंड बिजनेस है। ये अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ अप एंड डाउन होता भी है, तो इसके पास क्या है? 10 CR का इसके पास बैकअप है। वैसे ही मेरे पास मान लीजिए अगर लाइबिलिटी जो है वो, क्रेडिटर्स जो है वो मेरे पास 10 CR के हैं, पर डेटर्स मेरे पास 15 CR के हैं, राइट। तो आफ्टर ऑल मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बफर, मेरे पास लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की 10 CR की, पर मेरे पास डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब जिनसे मुझे पैसा लेना है, वो है 15 CR के। तो अल्टीमेटली मैंने क्या देखा कि ये जो बैलेंस, ये जो मैंने अमाउंट बनाया, ये जो मैं देख रहा हूँ, इससे मुझे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है। फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है मतलब कि मैं बैलेंस शीट देखकर बता सकता हूँ, इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि मैं इस व्यक्ति के साथ बिजनेस करूं या नहीं करूं। ठीक है, वैसे तो जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है बैलेंस शीट का, वो आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, और ना ही आप लोग अब या वो तो एक सीए ही उसकी इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस बैलेंस शीट का निकाल सकता है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, वो दैट इज नॉट आवर परव्यू।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, फर्स्ट है, इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। स्टेटमेंट है जिसके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो किया जाता है। सेकेंड है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन विच द लेफ्ट हैंड साइड इज द लायबिलिटी। हाँ, मतलब वो ये कॉमन पॉइंट है। इट हेल्प्स इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। थर्ड आता है, it is prepared on a certain date, generally on the last date of the accounting period। last date, अकाउंटिंग पीरियड क्या लास्ट डेट होगी? 31 मार्च, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। Assets and liabilities are shown in balance sheet at the book value। Asset and liabilities are shown on the बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मैंने क्या बताया था? मार्केट परचेज प्राइस के ऊपर एसेट्स को शो नहीं करते हैं हम, बुक वैल्यू के ऊपर शो करते हैं कि उसकी बुक में, हमारे अकाउंट्स में उस बिल्डिंग की कीमत या उस एसेट की कीमत या उस लायबिलिटी की कीमत कितनी है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं स्टूडेंट? जो कि एक अकाउंटिंग ईयर से दूसरी अकाउंटिंग ईयर में भी कैरिड होते हैं। तो उन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? हमारे फिक्स्ड एसेट्स। या फिर हम ये बोल सकते हैं हैवी इन्वेस्टमेंट के एसेट्स होते हैं, और जो कि फिक्स्ड होते हैं, इमूवेबल होते हैं, जैसे बिल्डिंग। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट है। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स क्या हो, कौन से एसेट्स होते हैं? विच कैन बी टच्ड, जो भी एसेट्स को आप टच कर सकते हो, जैसे आपके प्लांट मशीनरी हो गए, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी कार हो गई, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स होंगे। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे गुडविल हो गई, नेटवर्थ हो गई। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या होता है? मार्केट में किसी भी व्यापारी की या बिजनेस की साख कितनी है, तो वो उसको हम क्या क्या बोलते हैं? उसको हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो गुडविल को क्या है? साख, साख मतलब होता है गुडविल। गुडविल को आप अपने अकाउंट्स में लिख सकते हो कि मेरी मार्केट में इतनी वैल्यू है कि मैं मार्केट से इतना पैसा ले सकता हूं, पर आप अपनी स्ट्रेंथ को महसूस करा सकते हो, पर उसको देख नहीं सकते ना, वैसे गुडविल है। Floating assets, these assets are temporary in nature and kept for subsequent conversion into, for example, a cash in bank। ठीक है, floating assets,
फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तरल। ठीक है, तो तरल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश जो है ये फ्लोटिंग एसेट्स है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को मैच कराने के लिए कुछ दिन के लिए अपने कैश को अकाउंट में शो करते हैं, तो ये फ्लोटिंग एसेट होता है। ठीक है, इसको फिक्स्ड एसेट नहीं माना जाता है। fictitious assets which do not have any concrete existence but are only assumed like goodwill, etc. Waiting assets, wasting assets. Wasting assets which are exhausted with the passage of time are called wasting. Example: lease, property, mines, livestock, etc. वेस्टिंग एसेट्स मतलब जब इनका टाइम पीरियड के ऊपर होते हैं, जब इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तब ये एसेट्स अपने आप से खत्म हो जाते हैं। जैसे लीज लाइन, लीज पे मैंने कोई प्रॉपर्टी ली है। ठीक है, लाइव स्टॉक, कुछ ऐसे लाइव स्टॉक जैसे कि मैंने कुछ पशु पाले, वो एक समय के बाद अपने आप से खत्म हो जाएंगे। तो ये वाले जो एसेट्स होते हैं वेस्टिंग एसेट्स होते हैं। Contingent assets which do not have any existence but may become assets in the happening of a particular event are called contingent assets. Contingent assets. कंटिंजेंट एसेट्स, मान लीजिए कोई केस में लॉ में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, किसी बिल्डिंग को लेके, तो वो बिल्डिंग जो है वो अभी मेरा एसेट नहीं है, पर आफ्टर जब उसके ऊपर कोई डिसीजन आएगा तो वो बिल्डिंग जो है वो मेरी हो जाएगी, तो वो एसेट्स जो है वो कंटिंजेंट एसेट्स कहलाएंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। करंट फिक्स्ड लाइबिलिटीज, फिक्स्ड फिक्स्ड लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? दोज लाइबिलिटीज व्हिच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड फिक्स्ड लाइबिलिटी। एग्जांपल कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, एक्सेट्रा। जैसे कैपिटल हो गई, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, कोई लोन मैंने लिया है वो 20-25 सालों से चल रहा है, तो वो मेरी क्या होगी? वो मेरी फिक्स्ड लाइबिलिटीज होगी। ठीक है, कैपिटल मैंने क्या बोला? जो पूंजी होती है वो व्यापारी के लिए हमेशा क्या माना जाता है? उसको माना जाता है उसकी वो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो वो उसका एसेट नहीं होती, तो कैपिटल को हम क्या मान रहे हैं? वो उसकी फिक्स्ड लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज व्हिच आर पेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर और करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज जैसे बैंक ओडी हो गया, ओवरड्राफ्ट, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ओडी लिमिट्स होती है। ठीक है, खाते के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वो विड्रॉ कर सकता है, जो कि 1 साल के अंदर उसको ओडी लिमिट को खत्म करना होता है बैंक की, तब जाके उसको फिर नई लिमिट मिलती है। फिर आ गया कंटेंजेंट लाइबिलिटी। कंटेंजेंट contingent liability. Contingent liability, these are unexisting liability which may become liability for the business happening of an particular event. ठीक है,
कंटिंजेंट एसेट क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, कोई कंटिंजेंट एसेट, मान लीजिए मैं कोई बिल्डिंग है, उस पर मेरा अधिकार तब होगा जब मैं कोर्ट केस जीतूंगा, तब मेरा वो क्या बनेगा, कंटिंजेंट एसेट बनेगा। वैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी, अगर वही चीज अगर मैं केस हार गया तो वो चीज मेरी क्या बन जाएगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। सम इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, सम आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो मैंने करंट ईयर में पे नहीं करे हैं, जिनको पे करना मुझे अभी बाकी है, पिछले साल के इंश्योरेंस प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा वो मेरे लिए। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस था इस ईयर का, वो मैंने पिछले साल ही पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम जो इस साल पे करना था वो मैंने पिछली साल पे कर दिया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। एक्रूड इनकम, accrued income, the income which has been earned by us in current year but we do not have received is called accrued income, though the income which has been earned by us in current year, ठीक है, बट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि मैंने कोई इनकम को मान लिया कि वो मेरी इनकम है, पर वो मेरे खाते में इनकम नहीं आई है, तो वो मेरी इनकम क्या मानी जाएगी, अक्रूड इनकम मानी जाएगी, रियलाइजेशन नहीं हुआ है। मान लो मैंने किसी को स्टॉक बेचा था, उस स्टॉक पे मुझे कुछ पैसा आना था पर अभी तक वो आया नहीं है, पर वो मैं अपनी क्या करूंगा, इनकम में उसको मैं रियलाइज इंक्लूड करूंगा। अनअर्न्ड इनकम और रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, वो होता है ना कि हमको कभी कभी हमने कोई ऑर्डर लिया और हमारे पास जो पैसा है वो पहले से आ गया, ठीक है, हमको एडवांस दिया जाता है प्रोडक्शन को करने के लिए, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, ये इनकम हमारी जो है वो हमारी अनअर्न्ड इनकम और रिसीव्ड इन एडवांस है। अब कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस माइनस ड्रॉइंग्स, कैपिटल जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो पूंजी से हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और नेट लॉस को उसमें से माइनस करेंगे, माइनस उसमें से हम क्या करेंगे, जो साल भर में हमने ड्राइंग्स की थी वो ड्राइंग्स को हम उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, कैपिटल। ड्राइंग्स तो सबको पता है ना, ड्राइंग्स मतलब अपने यूज के लिए जितना भी कैश मैंने निकाला था वो मैं कहा यूज करूंगा स्टूडेंट, वो मैं यूज करूंगा ड्राइंग्स के अंदर। जितने भी रिजर्व फंड्स होते हैं,
वो कहाँ शो होते हैं? वो लाइबिलिटीज में शो होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व, कोई भी सरप्लस बनाया है तो वो कहां पर होगा? लाइबिलिटीज में शो होगा। एक चीज मैं अकाउंट्स की बता दूं, जैसे हम देख रहे हैं कि जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्चुअली में जो भी बैलेंस शीट हम बना रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि इसमें जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए हम एक तरह का बफर रख रहे हैं कि वो उनका बिजनेस ना डूबे। नहीं तो कायदे से क्या है, अगर ये रिजर्व एंड सरप्लस है, इसको कहां पर होना चाहिए? ये असेट्स में जाना चाहिए। बिल्स पेबल यहीं पर आएगा। ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होते हैं? वैसे तो जिनने कॉमर्स पढ़ा होगा 11th 12th में बिल्स पेबल, तो उनको पता होगा बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है। बिल्स पेबल का मतलब होता है कि मान लो मैंने दिसंबर 2025 में कोई सामान बेचा था और उसके अगेंस्ट में मैंने उसको बिल दिया था कि मैं आपको ये अप्रैल 2026 में पे करूंगा। ठीक है, तो ये जो बिल है, ये बिल क्या होगा मेरे लिए? ये बिल्स पेबल लाइबिलिटी होगी, क्योंकि मुझे उतना अमाउंट जो है वो क्या करना है, उतना अमाउंट मुझे पे करना है। वैसे सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल क्या होंगे? किसी ने मुझे बिल दिया, मैंने उसको सामान बेचा, मुझे उससे पैसा लेना है, तो वो कहां पर आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके असेट साइड में। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने देखा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बेसिकली बड़े व्यापारियों को बनाना लीगल कंपल्शन है, स्टैट्यूटरी या हम कह सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क के अंदर बैलेंस शीट बनाना जरूरी है उनके लिए। और नॉर्मली बड़ी कंपनीज अपनी बैलेंस शीट क्यों बनाती हैं, बैलेंस शीट क्यों इशूज करती हैं? क्योंकि बैलेंस शीट को देखकर ही हम अल्टीमेटली क्या करते हैं कि हम अपने शेयर्स को, उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं। ठीक है, तो कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, गवर्नमेंट या लीगल कंपल्शन है बैलेंस शीट का बनाना, ये आज हमने देखा। थैंक यू स्टूडेंट, कंटिन्यूइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे।